भुवन सुंदरी पार्ट 3 ये कहानी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी रिप्लाई कमेंट में भेजिए। भुवन सुंदरी को वापस ले आने का प्रयत्न जब विफल हुआ तो प्रताप ने समस्त ग्रीक राजाओं को समाचार भेजा। उसने उन्हें कहला भेजा, भुवन सुंदरी ने जब मुझे स्वयंवर में अपने वर के रूप में चुना तब आप सब लोगों ने प्रतिज्ञा की थी। उस प्रतिज्ञा के अनुसार आप सब लोग इस गंभीर स्थिति में मेरी सहायता करें। उसने दूतों द्वारा केवल कहला ही नहीं भेजा बल्कि पूरे ग्रीक देश का पर्यटन किया। वह हर राज्य में गया, हर राजा से मिला और उनसे कहा कि अपनी सेना सहित आप मेरे पक्ष में युद्ध में भाग लीजिए। उसने उन सबको सविस्तार समझाया कि मोहन ने उसके साथ कितना छल कपट किया है। उसने उनसे कहा, मैं युद्ध के लिए खिलाफ हूँ। रक्तपात मुझे कतई पसंद नहीं। दोनों देशों को इससे अपार नष्ट होगा। अनावश्यक प्राणहानि पाप है। मैंने स्वयं मोहन के पिता राजा वर्धन को ये सारी बातें समझाई। उनसे प्रार्थना की कि भुवन सुंदरी लौटा दी जाए, जो हुआ उसे भुला दिया जाए। पर मोहन का बाप टस में मस न हुआ। उसने भुवन सुंदरी को लौटाने से इनकार कर दिया। संधि के मेरे सारे प्रयत्न विफल हो गए। इस स्थिति में युद्ध के अलावा कोई और चारा न रहा। आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं आपकी सहायता से जो विजय पाऊंगा वह सत्य और न्याय की विजय होगी। प्रताप और उसका भाई राजा दोनों स्वयं इथाका के राजा रूपधर से मिले। रूपधर पहले ही निर्णय ले चुका था कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूँगा। इस निर्णय के पीछे प्रबल कारण भी था। अशरीरवाणी ने घोषणा की थी कि युद्ध से लौटते वक्त उसे अनगिनत कष्टों का सामना करना पड़ेगा और 20 सालों तक वह घर भी लौट नहीं आ पाएगा। रूपधर ने इसी कारण युद्ध में भाग लेने से अपने को बचाने के लिए एक कुटिल चाल चली। उसने किसान का वेश पहन लिया। एक बैल और एक गधे को बांधकर वह हल चलाने लगा। खेतों में स्वयं नमक छिड़कता जा रहा था। उसकी पत्नी पद्ममुखी शिशु को लिए पास ही खड़ी थी। रूपधर ने केवल वेश ही नहीं बदला बल्कि वहाँ आए हुए प्रताप और राजा को न पहचानने का नाटक किया। किंतु उन दोनों पर इस नाटक का कोई असर नहीं हुआ। वे उसे पहचान गए। उन्होंने पद्ममुखी से उस शिशु को बलपूर्वक खींचा और उसे हल के सामने डाल दिया। रूपधर ने तुरंत हल चलाना रोक दिया, जिससे यह साबित हो गया कि ना ही वह किसान है और ना ही पागल। आखिर उसे युद्ध में भाग लेना ही पड़ा। हाँ, युद्ध में भाग लेने वाले बहुत से राजा ट्रॉय नगर आए थे, किंतु उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो तहे दिल से युद्ध में भाग लेने की इच्छा नहीं रखते थे। एक राजकुमार ने तो 50 युद्ध जहाज़ों को भेजने का वादा किया था, पर उसने भेजा एक ही जहाज़। बाकी 49 जहाज़ उसी एक जहाज़ में थे। वे सारे के सारे मिट्टी से बने जहाज़ थे। ग्रीकों ने ज्योतिष शास्त्र के द्वारा जान लिया था कि वज्रकाय नामक युवक की सहायता के बिना ट्रॉय नगर उनके वश में नहीं आएगा। वह तरनी नामक एक स्त्री का सांतवा पुत्र था। उसका संकल्प था कि उसका बेटा संसार का श्रेष्ठ योद्धा बने। इसलिए उसने शिशु की एंडी को स्टिक्स नदी में डुबोया। इस कारण उसका शरीर वज्र की तरह दृढ़ बना। वज्रकाय अपने बचपन में ही आठेक करता था, तेज दौड़ता था, धैर्य साहस में असमान था, उत्तम कोटि का संगीतज्ञ था। लोग ऐसे विलक्षण बालक की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। 6 साल की उम्र में ही उसने जंगली सुवार को मारा था। हिरन व बारह सिंह का जब शिकार करता था तो उनके साथ साथ दौड़कर उन तक आसानी से पहुंच पाता था। युद्ध में वज्रकाय का स्वागत करने के लिए रूपधर, बुधव व नेवोद्युत स्वयं गए। उनकी माँ तरनी को मालूम न था कि युद्ध में जाने पर उसका बेटा सजीव लौट नहीं आएगा। उसने अपने बेटे को स्त्री के कपड़े पहनाए, उसकी रूप सज्जा भी स्त्री की तरह की और उसे एक राजा के अंतपुर में छिपाया। वज्रकाय के लिए आए हुए उन सब ने सब पुरुषों में से उसे ढूंढा, उनसे मिले,
लेकिन उनमें वज्रकाय नहीं था। रूपधर को संदेह हुआ कि स्त्री के वेश में वह कहीं छिपा हुआ है। उसे बाहर निकालने के लिए रूपधर ने एक चाल चली। उसने अंतपुर की स्त्रियों को कीमती तोहफे दिए। वे तोहफे एक स्थल पर रखे गए और अंतपुर की स्त्रियों को खबर भेजी गई कि वे आकर इन्हें अपनी अपनी रुचि के अनुसार ले जावे। स्त्रियां जब अपने लिए आवश्यक चीज़ों को ढूंढने में लगी रही, तब रूपधर की आज्ञा के अनुसार राजभवन के बाहर बेरियाम बजी। उस निनाद को सुनते ही वज्रकाय ने अपना स्त्री वेश निकाल दिया और बर्ची तथा भाल को हाथ में ले लिया। तक्षण रूपधर ने वज्रकाय को पहचान लिया और उसे पकड़ लिया। वज्रकाय ने युद्ध में भाग लेने की स्वीकृति दी। ग्रीक के जहाज औलिस के पास सन्नत थी। क्रीट से आए हुए दूत अपने राजा का संदेश ले आए। क्रीट के राजा प्रभु ने संदेश भेजा था कि राजा के साथ उसे भी सेनाध्यक्ष बनाया जाए, तो वह अपने 100 जहाज़ों के साथ युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार है। प्रभु भुवनसुंदरी के स्वयंवर पर गए हुए राजकुमारों में से एक था। कहा जाता था कि वह बहुत ही सुंदर युवक था। उसका सुझाव स्वीकार किया गया। वह 100 जहाज़ों को लिए निकल पड़ा। यूं प्रताप और उसका भाई राजा अपने लक्ष्य में सफल हुए। वे जानते थे कि शत्रु भी बलशाली है। उसका सामना करने के लिए पर्याल स्थान, सेना, नौसेन आदि की आवश्यकता है। ऐसे योद्धा भी चाहिए जो युद्ध कला में विभिन्न भागों में कुशल है, और अब वे इससे संतुष्ट है कि ऐसे योद्धाओं को सम्मिलित करने में वे सफल हुए। समस्त ग्रीक राजा वचनबद्ध भी थे, क्योंकि उन्होंने भुवनसुंदरी के स्वयंवर के अवसर पर प्रतिज्ञा भी की थी कि हर हालत में उसके पति प्रताप का वे साथ देंगे। कहानी और है।